हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BPSC 132 यूनिट नंबर 8 है हमारा और इसमें हम देखेंगे कार्यपालिका। यहाँ आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 7 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर जो 8 है वो इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है कार्यपालिका कि कार्यपालिका क्या होता है। तो कार्यपालिका क्या होता है दोस्तों, सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कायदे कानून और नियमों को लागू करता है, ठीक है, और प्रशासन का काम करता है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान यानी कि सबसे ज़्यादा शक्ति या आप कह सकते हो शक्तियों का जो हेड है वो राष्ट्रपति माना जाता है। मतलब संविधान के अनुसार वो होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक रूप से तो वास्तविक रूप से कार्यपालिका की प्रमुख शक्ति का जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री अपना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री जी के पास होती है। राष्ट्रपति जी के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है, लेकिन यहाँ पर जो है सारे जो मुख्य कार्य है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री जी सभी प्रकार के विषयों और नीतियों निर्धारित करके और इसकी जो सूचना है वो राष्ट्रपति जी को प्रदान करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दूसरा जो टॉपिक है हमारा ये है हमारा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति के ऊपर जो हम यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर हम ग्रहण करते हैं। यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को राज्य का अध्यक्ष घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जो है उनके ही पास है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। लेकिन उनके नियंत्रण में वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। अगर हम देखें वास्तविक रूप से तो उनके पास जो है सारी शक्तियाँ या बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो नहीं होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शक्तियाँ मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जी के पास होती है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए होता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति जी जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर होते हैं। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे इलेक्शन डाला जाता है या आम जनता जो है चुनाव करती है, ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सारे काम को संभालता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उस समय जो है प्रेसिडेंट वहाँ पर जो है उपस्थित नहीं होंगे तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो वहाँ का जो सारा काम है उनका वो संभालेगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। बाकी राष्ट्रपति जी के पास जो दूसरे देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है, जैसे कि आपने देखा होगा वो अमेरिका में सारी शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति जी के पास होती है। भारत में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए योग्यता की बात करते हैं कि अगर मान के चलिए कि किसी को राष्ट्रपति के योग्य होना है, मतलब कि बनना है, तो उसके लिए सबसे बेसिक क्या चाहिए, तो भारत का राष्ट्रपति पद के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है योग्यता है वो होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस में 35 वर्ष की आयु पार कर चुका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अब यहाँ पर क्या मतलब है कि डायरेक्ट जनता उन्हें नहीं चुनती है। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव की विधि है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपके लिए इसको आसान भाषा में लिखा है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है वो किस प्रकार है। देखिए, राष्ट्रपति जी के चुनाव सीधे जनता के वोटों से नहीं होते, ये बात मैंने आपको बताया था, बल्कि इसकी जगह जो जनता चुनती है जिन बंदों को, ठीक है, जनता ने जिनको चुना है उनके वोटों से राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं हम इसे, ठीक है।
अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति जी का चुनाव क्या होता है, एक निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज करता है, ठीक है। और इस चुनाव में क्या होता है, जो विधानसभा होती है, विधानसभाओं के जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं और जो लोकसभा के और राज्यसभा में जो चुनकर आए हुए संसद होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिनिधि आप समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर जनता जिसको चुनती है उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी ये सभी क्या है, ये सभी प्रतिनिधि है, ठीक है। तो ये संसद सब ये सब जो है वोट डालते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित मत या उससे ज़्यादा मत मिलने पर क्या होता है, उसको वहाँ पर जो है विजय माना जाता है। ये माना जाता है कि वो वहाँ पर जीत गए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में क्या होता है, जैसे कि कुछ मत होते हैं जो निर्धारित होते हैं कि कम से कम इतने होने चाहिए या उससे अधिक होगा तो बंदा जीत जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं पद से हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हमें पता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं हटाया जा सकता जब तक इन्होंने कोई गलती ना की हो, ठीक है। तो ये देखूँ, ये मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, समझिए यहाँ से। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और वो प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो है इनको हटाया जाता है। अब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल क्या होता है, इसका प्रक्रिया का इस्तेमाल राष्ट्रपति जी को भी, प्लस में जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो बहुत सम्माननीय बड़े बड़े जज होते हैं, ठीक है, इन जजों को हटाने के लिए भी किया जाता है इसी चीज़ का प्रयोग, महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग, ठीक है। तो महाभियोग प्रस्ताव लगाया जाता है और ये तब लगाया जाता है जब कुछ यहाँ पर संविधान का उल्लंघन किया हो या व्यवहार जो है वो अच्छा ना हो, दुर्व्यवहार हो, इस तरह की चीज़ों से, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, इसे लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती है ये बहुत ही, आप समझ लो, अगर वो राष्ट्रपति जी है, सम्माननीय व्यक्ति है, तो वो इस प्रकार का कोई काम करेंगे ही नहीं, संविधान का उल्लंघन करेंगे ही नहीं, दुर्व्यवहार करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। इसलिए क्या है, भारत में अभी तक राष्ट्रपति जी को हटाने की इस प्रक्रिया का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है, ठीक है, और आगे भी नहीं किया जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आप समझ रहे हो जो राष्ट्रपति बने हैं वो आप समझदार होंगे, ठीक है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो गुण हैं वो उनके अंदर होगा ही, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि अभी तक इसका इस्तेमाल जो है नहीं किया गया और आगे भी नहीं किया जाएगा, तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ। जैसे हमने बात की कि प्रधानमंत्री जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, ऐसे ही राष्ट्रपति जी के पास भी बहुत सारी जो यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी होती है, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियाँ 2 भागों में विभाजित होती है दोस्तों, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। अब 2 भाग कौन कौन से होते हैं वो आपको समझना है। पहला भाग होता है साधारण, ठीक है, और साधारण के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है। और उसके बाद आता है आपातकालीन, ठीक है, मतलब कि एक साधारण हो गया और एक आपातकालीन हो गया, ठीक है। और साधारण में अपने 4 पॉइंट हो गए और आपातकालीन तो है ही अपना अकेला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है, ये क्या होता है। भारत सरकार ने क्या किया है, सभी शासन संबंधी जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई काम हो रहा है, चाहे उसे कोई भी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें जो मेन रोल होगा वो राष्ट्रपति जी का होता है, उनके नाम पर किया जाता है। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या कोई भी पिछड़ा वर्ग है, उससे संबंधित आयोग नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये अनुसूचित क्षेत्र है। केंद्र से प्रशासनिक कार्यों के लिए किसी प्रकार की कोई भी जो जानकारी है वो मांग सकते हैं। इनके पास क्या है,
अधिकार है। विधायी शक्तियाँ क्या होती है कि राष्ट्रपति जी क्या है, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक पर बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति आपको पता ही है भारतीय संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है, एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति जी क्या है, लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति जी के पास होती है। प्लस में कुछ बहुत अच्छे यहाँ पर जो शक्तियाँ और भी है जिनकी हम बात करेंगे, यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, चाहे कोई अनुदान हो, अनुदान का मतलब होता है आर्थिक सहायता, ठीक है। तो किसी प्रकार का अनुदान हो, किसी प्रकार का यहाँ पर जो है कोई इसी प्रकार का भी आर्थिक सहायता हो या पैसों से रिलेटेड कोई भी संबंधित कोई चीज़ हो, मांग हो, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना उसे नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य के बीच, देखिए केंद्र के बीच और राज्य के बीच अगर किसी राजस्व वितरण के लिए तो हर एक 5 वर्ष में यहाँ पर वित्त आयोग का गठन जो है वो करते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के राजस्व रिलेटेड कुछ चीज़ है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है जो चीज़ है वो होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ के बारे में। न्यायिक शक्तियाँ का मतलब होता है यहाँ पर कि न्याय से संबंधित, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो किसी भी अपराधी की सज़ा कम कर सकते हैं। उनके पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो किसी भी अपराधी की सज़ा कम कर सकते हैं। प्लस में क्या है, मान के चलिए किसी को जो है यहाँ पर मृत्यु दंड मिल चुका है, ठीक है, यानी कि होता है ना जेल में क्या होता है कि उसे मृत्यु दंड की सज़ा सुना दी जाती है, कोर्ट बोलता है कि इनको अब मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन राष्ट्रपति जी चाहे तो उस मृत्यु दंड को भी माफ़ करने का अधिकार है इनके पास, ठीक है। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। जो उच्चतम न्यायालय होता है उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो है यहाँ पर राष्ट्रपति जी करते हैं। तो अब आप सोचोगे कि क्या यहाँ पर जो सज़ा माफ़ करने वाली बात है, मृत्यु दंड को माफ़ करने वाली बात है, क्या ये ऐसे ही कर देते हैं नॉर्मली राष्ट्रपति जी? तो ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। उनको लगता है कि अगर इसको जो है माफ़ करना चाहिए, इसके बहुत सारे कारण है, ये अच्छा बंदा है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है उसके ऊपर, ठीक है। एक आप इसको नॉर्मल सी एक मूवी है कोई, ठीक है, चेक, शायद उसका नाम चेक है, ठीक है। तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि एक हीरो होता है और वहाँ पर क्या होता है, उस फालतू में क्या है वो फंस जाता है किसी ब्लास्ट के कारण, ठीक है, किसी चीज़ में फंस जाता है। तो उसमें क्या है, वहाँ पर राष्ट्रपति जी को सिफारिश भेजते हैं, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट का कुछ सीन होता है उसमें, और उसमें क्या है कि वो फंस जाता है जबकि वो दोषी नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति जी को सिफारिश जो है वो दी जाती है। तो फिर वो चेस वगैरह खेलता है और उसमें जब वो फेमस हो जाता है तो क्या है, राष्ट्रपति तक उसकी बात पहुँचती है, लेकिन अंत में कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि दोबारा से सिचुएशन बन जाती है कुछ गंभीर, है उसके बाद जो है उसकी जो सिफारिश रद्द कर दी जाती है। यानी कि ये इतना भी आसान नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया जस्ट उस मूवी का, ठीक है, तो किसी ने देखी होगी तो उसे पता होगा। आपातकालीन शक्तियाँ देखते हैं, ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियाँ, अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में बाहरी आक्रमण या विरोध की स्थिति बनने पर, देखिए आपातकालीन शक्तियाँ का क्या मतलब है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही होगी जब जो समय है वो आपातकालीन होगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जैसे कि 352 के अनुसार देश में कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है या विद्रोह की स्थिति बन रही है, तो उस समय राष्ट्रपति पूरे भारत या किसी भी भाग में क्या है आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में कोई आर्थिक संकट की स्थिति अगर पैदा हो रही है तो उस समय भी राष्ट्रपति जी क्या है अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल की जो वहाँ पर घोषणा है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी के पास तो आपको पता ही है बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं वो होती है। प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। प्रधानमंत्री के शक्तियों के ऊपर बात करते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। जो मंत्री परिषद है उसमें जो दूसरे मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, और अगर उनको ज़रूरत महसूस हुई तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह
तो देता ही है, लेकिन अगर उनको जरूरत महसूस हुई तो तो उन सब चीज़ों जो मंत्रियों को उन्होंने नियुक्त किया है, ठीक है, तो और जो अलग अलग विभागों में उनका बंटवारा किया है उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। प्लस में क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को सलाह भी देते रहते हैं समय समय पर। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी जो है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा होता है, और बंटवारा करने के बाद भी अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ फेरबदल करना चाहिए तो उस चीज़ में परिवर्तन भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार होता है, जो राष्ट्रपति जी का प्रधान सलाहकार होता है अपना प्रधानमंत्री, ठीक है। कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है। कैबिनेट के जो कार्य होते हैं उनका निर्धारण भी प्रधानमंत्री किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास भी ये अधिकार है कि मंत्रालय की किसी प्रकार की भी कोई भी सूचना वो जब चाहे मंगवा सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब कारणों से और इसलिए इतने पावरफुल है, इसलिए प्रधानमंत्री को देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चल गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति वर्सेस यहाँ पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, यानी दोनों के अगर दोनों की यहाँ पर क्या क्या जो बातें हैं वो मिलती है, कैसे एक दूसरे से थोड़े थोड़े जो है इनके अंदर समानता भी है, ठीक है। प्लस में क्या है, कभी कभी इन दोनों में विवाद भी हो जाते हैं कुछ मुद्दों को लेकर, ठीक है। यहाँ पर समझिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देता है, ठीक है। तो ये सब बात है, जो प्रधानमंत्री जी है वो राष्ट्रपति जी को क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देता है। केंद्र के सभी प्रस्तावों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। केंद्र का कोई भी फैसला हो उसके लिए राष्ट्रपति जी की अनुमति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी ले सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तो वो मंत्रिपरिषद से अपने जो निर्णय है, जो भी निर्णय हुआ है, उनकी जानकारी ले सकते हैं। जो राष्ट्रपति है वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके मंत्रिपरिषद की सलाह कर सकता है, ठीक है, उनको कोई सलाह दे सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, मंत्रिपरिषद का मुख्य नेता भी होता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में किसी प्रकार का जो है मुद्दा होता है तो उसी मुद्दे पे दोनों की मतभेद भी यहाँ पर जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप क्या है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस यही सारी बात थी। वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।